Welcome back, everybody. This is our third class in NEET previous year question series for chapter System of Particles and Rotational Motion for class 11th. Before this, we have made two classes in this series, and all of those classes are available on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos. Name of that playlist is NEET previous year questions for physics. You can find that playlist on our channel in playlist section. We have also started similar series for JEE previous year questions also. So you can also go and check those videos out. And if you found these videos useful, then do like these videos, share them as with your friends and subscribe to our channel. It helps a lot. And also, if you want to support us financially, then you can scan these QR codes and donate whatever amount you can, whatever feasible to you. It helps us to get new books and better computer hardware so that our future videos can be of better resolution with better content. So with this, let's start today's exercise questions, previous year questions. We have completed, I think, up to question number 35 in previous video. Yes. Question number 35. This was the question number 35 when we completed this question. So now let's do next question with question number 36. So यहाँ पे three identical spheres each of mass m and r placed as shown in the figure. Consider an axis xx dash which is touching two shells and passing through the diameter of third shell. थर्ड शेल के डायमीटर से पास हो रहा है, टू सेल्स को टच करता है, तो हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अराउंड एक्सिस एक्स एक्स डैश। बिकॉज जो आपके पास शेल होता है, शेल क्या है, 3D बॉडी है, तो उसमें एज सच डायमीटर के लिए कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता। आप उसमें जो सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वही डायमीटर के अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो अगर हम इसको बोले शेल ए, इसको शेल बी और यहाँ पे शेल सी, तो आई ऑफ ए हो जाएगा, जो कि ये क्या स्फेरिकल शेल है, मींस एम्प्टी, ये अंदर से एम्प्टी है, सॉलिड नहीं है, एम्प्टी स्फेयर्स। सो इट विल बी 2/5 आई थिंक mr स्क्वायर, ये 2/3 होगा, नॉट 2/5। so that 2/3। नाउ कमिंग टू बी एंड सी। तो जो बी एंड सी है, अगर हम इनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो जो इनका सेंटर से जो लाइन पास हो रही होगी, सपोज लाइक ऐसे, तो उसके अलोंग इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, 2/3 mr स्क्वायर। और अगर हम इनके लिए आई अलोंग एक्स एक्स डैश निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, सो प्लस mr स्क्वायर, ये आ गया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 3 + 2 5। सो 5/3 mr स्क्वायर, ये आ गया हमारा बी सेल के लिए। ऐसे ही हमारा सी सेल के लिए भी आएगा। तो ये बी के लिए था अलोंग एक्स एक्स, और सिमिलरली एक्स एक्स के अलोंग जो सी के लिए होगा वो भी होगा 5/3 mr स्क्वायर। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम हो जाएगा आई टी, वो होगा आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी। तो 2/3 mr स्क्वायर प्लस 5 + 5 10/3 mr स्क्वायर, और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 10 + 2 12/3 यानी कि 4 mr स्क्वायर। सो आवर आंसर विल बी 4 mr स्क्वायर, और ये हो जाएगा सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
The moment of inertia of uniform circular disk is maximum about an axis perpendicular to disk and passing through. किस पॉइंट से पास हो रहा है और उस पॉइंट के अराउंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें ये पता है बिकॉज जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है, मींस एक्सिस क्या है, जो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है आपकी तरफ, तो एक्सिस समथिंग लाइक ऐसे होंगे सभी पॉइंट्स के लिए। ये सपोज ए है तो ए का एक्सिस ऐसे होगा, अगर डी से एक्सिस पास हो रहा है तो वो एक्सिस ऐसे होगा, अगर सी से एक्सिस पास हो रहा है तो वो एक्सिस समथिंग लाइक ऐसे होगा, और अगर बी से पास हो रहा है तो समथिंग लाइक ऐसे पास होगा, मीन्स परपेंडिकुलर टू स्क्रीन है। ओके, तो हम इनको हटा देते हैं। तो नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफ ए निकालते हैं कि ए के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इट विल बी, बिकॉज डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर। सपोज ए और डी के बीच का डिस्टेंस एक्स है और ए और सी के बीच का डिस्टेंस वाई है, सो आई ऑफ डी हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम ऑफ एक्स स्क्वायर, और आई ऑफ सी हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम ऑफ वाई स्क्वायर, और सिमिलरली आई ऑफ बी हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम टाइम्स आर स्क्वायर, बिकॉज ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस की, सो इट कम्स आउट टू बी 3/2 एम आर स्क्वायर। और आप देख सकते हैं इजिली, बिकॉज जो x और y है वो r से लेस है, ये हमारे लिए कंफर्म है, इनकी वैल्यू रेडियस से कम है, तो ये कभी भी IB से ज्यादा नहीं हो सकते। तो हाईएस्ट क्या होगा, IB, यानी B पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा, और B पॉइंट दिया गया ऑप्शन ए में, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length about an axis passing through its midpoint and perpendicular to length is I naught. Its moment of inertia about an axis passing through one of its end and perpendicular to its length. तो ये बोला गया है कि एक रोड है, उसकी लेंथ L है, so this is L, और एक एक्सिस है जो इसके सेंटर से पास होता है, ये सपोज एक्सिस है, सो ये एक्सिस है सपोज ओ ओ डैश। तो जो यहां से एक्सिस पास हो रहा है इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई नो। तो हमें ये बताना है कि जो एक्सिस है इसके एंड से पास होगा, यहां से पास होगा ऐसे, सपोज दिस इज एक्स एक्स डैश, तो एक्स एक्स डैश के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो हमें ये पता है बिकॉज टोटल लेंथ एल है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी L/2, एंड आई ऑफ एक्स एक्स डैश फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, आई ऑफ ए प्लस, सॉरी, आई ऑफ ओ डैश प्लस मास टाइम डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि L/2 का स्क्वायर। सो आई ऑफ ओ डैश आई नोड के इक्वल है प्लस ml स्क्वायर बाय 4, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम a circular disk of radius r and mass 9m, a small disk of mass m and radius r/3 removed concentrically, center to center remove किया गया है। The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to plane of the disk and passing through the center. So आपके पास ऐसे दो डिस्क हैं, just draw। ये पहली डिस्क है, इसको हम रेड कलर दे देते हैं, और इसके अंदर एक दूसरी डिस्क है जिसको रिमूव कर लिया गया, लेट अस गिव दिस व्हाइट कलर, और इनको सेंटर टू सेंटर रिमूव किया गया है। और आल्सो ये हमारा एक्सिस है जिसके अलोंग हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और इसको हम पॉइंट दे देते हैं पॉइंट ओ।
सो हमें ये पता है कि जो आई है ऑफ होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का आई, पूरे सिस्टम में हमारे पास क्या क्या है, पूरे सिस्टम में हमारे पास एक तो रेड कलर की डिस्क है और एक ये वाला पार्ट है जो रिमूव किया गया रेड से, जिसको हमने व्हाइट कलर से शो किया। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पार्ट हो जाते हैं, एक कंप्लीट रेड कलर की डिस्क जिसको हमने बोला है होल सिस्टम, एक है हमारे पास व्हाइट कलर की डिस्क जिसको हम आई व्हाइट बोलेंगे, और एक हो जाएगा जो रिमेनिंग रेड पार्ट है, जो एक बाकी का रिमेनिंग होगा। तो मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम इक्वल टू होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हाइट डिस्क प्लस आई ऑफ रिमेनिंग, कि बचे हुए पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसके इक्वल होगा, होल सिस्टम का इक्वल टू व्हाइट डिस्क प्लस जो रिमेनिंग रेड पार्ट है यहाँ पे उसके इक्वल हो जाएगा। अब जो पूरा सिस्टम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बिकॉज डिस्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर। सो हाफ पूरी डिस्क का मास है 9 है और पूरी डिस्क की रेडियस है आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाइट, जो व्हाइट पार्ट है जिसको रिमूव किया गया है उसका मास m है और रेडियस r बाय 3 है, यानी कि आर स्क्वायर बाय 9 प्लस आई रिमेनिंग। तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, जब एडजस्ट करते हैं ये देता है 9 m r² बाय 2 माइनस यहाँ से आएगा m r² बाय 18 इज इक्वल टू आई रिमेनिंग, और यहाँ पे हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 981 माइनस 1 यानी कि 80 m r² बाय 18 इज इक्वल टू आई रिमेनिंग, और इसको कट करते हैं तो ये आता है 40/9 ऑफ m r²। So option A is the right answer. Next question. Three identical rings of mass m and radius r are placed as shown in the figure. Find the moment of inertia of the system about axis x. तो आप देखिए कि रिंग्स है और हमें ये पता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हाफ एम आर के, और आप देखोगे कि जो एक्सिस है दो रिंग्स के तो ये डायमीटर के अलोंग डायमीटर के पैरेलल टच करता है और एक रिंग के डायमीटर से पास आउट हो रहा है। यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है, सपोज कीजिए ये पहली डिस्क है, इसको पेस्ट करते हैं, ये दूसरी डिस्क है और अभी थर्ड डिस्क, ये थर्ड डिस्क है। और जो हमारा एक्सिस है जो हमें दिया गया है वो पहली दो डिस्क के तो मींस आउटर पॉइंट को टच करता है और जो थर्ड डिस्क है इसके डायमीटर के अलोंग जाता है, और जो पहली दो डिस्क हैं इनके डायमीटर के वो पैरेलल है। इन डायमीटर्स के ये एक्सिस जो गिवन है एक्स एक्स डैश ये पैरेलल है, एक्स एक्स डैश। तो जो फर्स्ट डिस्क है आपकी, इसको अगर आप डिस्क ए बोलते हो, इसको डिस्क बी बोलते हो, इसको डिस्क सी बोलते हो, तो इसके डायमीटर के अलोंग आई ऑफ ए क्या हो जाएगा, आई ऑफ ए डायमीटर के अलोंग हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, और आई ऑफ ए अलोंग एक्स एक्स डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस ये जो डिस्टेंस है इनटू मास टाइम, और डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगा, तो मास टाइम रेडियस का स्क्वायर, तो ऐड करते हैं यहाँ पे आ जाएगा 3/2 मास स्क्वायर। ये आ गया ए डिस्क के लिए। अब जो बी डिस्क है वो भी एग्जैक्टली इसका सिमिलर है, तो आई ऑफ बी भी इतना ही होगा, आई ऑफ ए इज इक्वल टू आई ऑफ बी इज इक्वल टू दिस। और जब सी की बात करते हैं तो ये एक्सिस इसके डायमीटर से पास हो रहा है, तो यानी कि आई ऑफ सी हो जाएगा डायमीटर के इक्वल वाले एक्सिस के इक्वल। तो जब पूरे सिस्टम को ऐड करेंगे
I total is equal to A plus B plus C. So it will be 3 by 2 mr square plus 3 by 2 mr square plus half mr square. इनको ऐड करते हैं 6 plus 6 3 plus 3 6 plus 1 7 by 2 mr square. So ऑप्शन आता है आंसर में, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Four identical thin rods, each of mass m and length l, form a square frame. Moment of inertia of this frame about an axis passing through center of square and perpendicular to its plane. So आपके पास ऐसे 4 rods हैं. So let us draw. ये पहली रोड है मान लीजिए, फिर दूसरी रोड आएगी, हम उसको एक अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये सेकंड रोड है, देन थर्ड रोड, ये थर्ड रोड है, एंड फोर्थ रोड, ये फोर्थ रोड है. हमारे पास ये 4 रोड्स है. हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है एक लाइन के अलोंग जो इस स्क्वायर के सेंटर से पास हो रहा हो. मींस इन्होंने स्क्वायर बनाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाना है इस लाइन के अक्रॉस. ऐसे एक लाइन होगी जो यहां से इसके सेंटर से पास होगी. इसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है. सपोज ये एक्स एक्स डैश. सो अब ये एक रोड है, तो हमें रोड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है, सपोज जो रोड होगी, इस रोड के परपेंडिकुलर भी एक एक्सिस होगा. इस एक्सिस के लॉन्ग में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. सिमिलरली ये जो रोड है इसके परपेंडिकुलर भी एक एक्सिस होगा और उसके अलावा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये एक्सिस दोनों पैरेलल होंगे. सिमिलरली ऑल अदर रोड्स के लिए भी ऐसा ही होगा. तो हम जो ये वाला एक्सिस है इसको अज्यूम कर लेते हैं ओ ओ डैश. तो हमें ये पता है कि जो रेड वाली रोड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ओ ओ डैश कितना आएगा, ml स्क्वायर बाय 12, बिकॉज इसकी लेंथ l है, मास m है. और अगर आप ये वाला डिस्टेंस देखते हो, बिकॉज ये स्क्वायर है और स्क्वायर की लेंथ कितनी है, साइड कितनी है, जो रोड की लेंथ है यानी कि l, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l बाय 2. तो रेड रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 प्लस m इंटू l बाय 2 का स्क्वायर. जब आप इसको सोल्व करोगे तो l स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 4 बाय 12 यानी कि 1 बाय 3 यानी कि ml स्क्वायर बाय 3. तो ये हो जाता है एक रोड के लिए. और ऐसे ही हमारे पास 4 रोड्स हैं और सभी के सभी सिमेट्रिकली हैं, सबके लिए सिमिलर एक्सिस होंगे, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम हो जाएगा आई एक्स एक्स टोटल हो जाएगा. इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 4 ml स्क्वायर बाय 3, so 4 by 3 ml स्क्वायर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. So a thin rod of length L and mass M is bent to its midpoint now into two halves so that angle between them is 90 degree. मीन्स पहले आपके पास ऐसे रोड थी, अब आपने इसको बेंड करके सपोज ऐसे बना दिया, दो हिस्सों में बेंड कर दिया. ये लेंथ L बाय 2 का हिस्सा हो गया और ये L बाय 2 का हिस्सा हो गया, और ये इसकी टोटल लेंथ थी L, और ये एंगल 90 डिग्री दिया गया. So moment of inertia of the rod bent about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane. Means moment of inertia बनाना है एक ऐसा एक्सिस जो यहाँ से परपेंडिकुलरली पास होता हो. तो समथिंग लाइक दिस, जो एक्सिस है वो ऐसे परपेंडिकुलरली पास होता होगा इस पॉइंट से, उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाना है. और यहाँ भी वो ऐसे पास हो रहा था. यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में हमने, लेट मी रोटेट दिस डायग्राम सो दैट
थोड़ा बेटर वे में अंडरस्टैंड करता है। हाँ, ये ऐसे कुछ, ये अभी भी दो पार्ट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है और जो एक्सिस है इन दोनों के परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस रोड को किस वे में भी बेंड करें, जब तक आप इसके एंड्स को कनेक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। बिकॉज जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू समथिंग इनटू एम एल स्क्वायर। जैसे अगर आप डिस्क की बात कर रहे हैं तो हाफ हो जाता है, रिंग के लिए एम एल स्क्वायर एम टाइम्स आर स्क्वायर होता है। तो इसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके ये आपको आंसर देता है, और आपको ये पता है कि ये किस कैसी टर्म है, स्केलर टर्म है। तो स्केलर टर्म है तो मीन्स आप किसी भी एंगल पे ओरिएंट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इस रोड का जो इस एक्सिस का लोग था, वही अगर आप इसको बेंड भी कर दे तब भी उतना ही रहेगा। मीन्स पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम एल स्क्वायर बाय 12, अभी भी एम एल स्क्वायर बाय 12 ही रहेगा। और इसको प्रूव करने के लिए हम कर सकते हैं इजिली। कैसे कि आपको ये पता है कि अगर आपके पास ये रोड है, इसकी लेंथ एल है अगर, तो एक ऐसा एक्सिस जिससे इसका मूवमेंट ऑफ, ऐसा एक्सिस जो इसके किसी एक कॉर्नर से पास हो, तो उस एक्सिस का लॉन्ग इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। ओके, लेंथ एल, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है एम एल स्क्वायर बाय 3। सो अगर अब हम पुट करें लेंथ की वैल्यू एल बाय 2 इसके लिए, और मास भी रिड्यूस हो जाएगा हाफ में, बिकॉज आधा मास इधर है आधा मास इधर है, तो मास भी इधर हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m बाय 2 एल बाय 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे था 1/3 एज इट इज, m बाय 2 एल बाय 2 का स्क्वायर। तो ये आपको देगा m बाय 6 यहाँ से, और ये हो देगा एल स्क्वायर बाय 4 यानी कि एम एल स्क्वायर बाय 24। ये आपका एक पार्ट का आ गया, और सिमिलरली दूसरे पार्ट का आएगा। तो जब दोनों पार्ट को आप ऐड करोगे तो मीन्स ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो ये आपको देगा 2 इंटू एम एल स्क्वायर बाय 24 मल्टीप्लाई करके देगा आपको एम एल स्क्वायर बाय। अगेन द सेम आंसर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो क्या करते हैं, यहाँ से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना स्टार्ट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। कि वो क्या करेंगे, अगर हम इसी को लें तो लेट मी कॉपी दिस फर्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं तो दैट इज बीइंग कर पाए ये होता है। सो बच्चे क्या करते हैं कि वो इतना तो समझ जाते हैं कि यहाँ पे मासिस, इस जो रोड है इसकी लेंथ है एल बाय 2 और इसका मास है m बाय 2। अब वो यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ऐसे एक एक्सिस यहाँ पे बना लिया। इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए रोड का, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12। तो इस एक्सिस पे अगर यहाँ पे हम एल की वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं तो ये हमें देगा m बाय 2 एल बाय 2 स्क्वायर इंटू 1/12। तो यहाँ से आपके पास आएगा एम एल स्क्वायर बाय, ये 4 देगा, 4 इंटू 2 8 होगा, 8 इंटू 12 होगा 96। और अब वो फिर इस एक्सिस से इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, और वो फिर इसमें ऐड करते हैं एम एल स्क्वायर बाय 96 प्लस m बाय 2, और डिस्टेंस l बाय 2 है, तो l बाय 2 का स्क्वायर। और जब आप ऐसे शिफ्ट करोगे तो ये आपको आंसर देगा एम एल स्क्वायर बाय 96 प्लस यहाँ से आपके पास आएगा एम एल स्क्वायर बाय 8, 2 का स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 8। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और ये आपको देगा 13 एम एल स्क्वायर बाय 96। और फिर आप सेम कैलकुलेशन इस वाले पार्ट के लिए करोगे, और जब दोनों को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 26 एम एल स्क्वायर बाय 96, जो कि गलत होगा। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो आपके फॉर्मूलाज हैं, ये जो फॉर्मूलाज आपके बनाए गए हैं एम एल स्क्वायर बाय 12 या एम एल स्क्वायर बाय 3, ये थ्रू इंटीग्रेशन बनते हैं। और इंटीग्रेशन के जो स्टेप्स होते हैं उनमें आप इनिशियली वैल्यू पुट नहीं करते, वहां पे आप फाइनल में वैल्यू पुट करते हो।
बिकॉज आपने यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग में ही वैल्यूज पुट कर दी तो आपका पूरा प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा। आपको पहले फाइनल के लिए फॉर्मूला प्रिपेयर करना है और फिर उस फॉर्मूला में फाइनल में जाके वैल्यूज पुट करनी है। सो दैट्स वाई आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं करना। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है तो आपको इस पॉइंट के लिए फॉर्मूला बनाना है और फिर उस फॉर्मूला में जो कि यहाँ पे ml²/3 होता है ये वैल्यूज पुट करके फिर आपको सॉल्व करना है, या फिर जस्ट आप इसको स्केलर मान सकते हो और स्केलर मानोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। इवन दो चाहे मैं इस रोड को बेंड करके बिल्कुल ऐसे बना तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 ही रहेगा अगर आप किसी एक्सिस के अलाउट निकालते हो तो भी। जब तक आप इनको कनेक्ट करके सर्कुलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर देते तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, एल्स नहीं चेंज होने वाला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The ratio of radius of gyration of circular disk to the circular ring, each of same mass and radius around their respective axis. So डिस्क और रिंग की बात हो रही है तो पहले हम डिस्क के लिए देखें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग इट्स सेंटर पॉइंट, एक ऐसा एक्सिस जो उसके सेंटर से पास हो परपेंडिकुलर हो तो हाफ mr² होता है। यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि के आ जाती है 1/√2 ऑफ आर। और कैसे आती है रेडियस ऑफ जायरेशन कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप mk² के इक्वल पुट करते हो और यहाँ से के की वैल्यू आ जाती है। नाउ ये तो डिस्क हो गया। रिंग के लिए होता है अलोंग परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस mr² और इसके लिए के की वैल्यू आ जाती है। ये था डिस्क, ये हो जाएगी रिंग तो ये आ जाती है आर। सो हमें क्या करना है, डिस्क बाय रिंग करना है हमें। सो के डी बाय के आर इज इक्वल टू हो जाएगा r/√2 बाय आर। सो दिस विल बी 1/√2 और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m about an axis passing through edge of the disk normal to the disk। तो अगर आपके पास डिस्क है तो इस एक्सिस का लोग यानी कि ओ डैश के लोग तो क्या होता है आई ओ डैश होता है हाफ mr²। तो जो अभी एक्सिस है वो एज से पास कर रहा है मीन्स यहाँ से, तो अगर इसको x डैश बोल दें तो आई ऑफ x डैश इज इक्वल टू हाफ mr² प्लस mr²। तो ये आंसर देगा आपको 3/2 mr², ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio of radii of gyration of circular disk about tangential axis to the plane of the disk and the circular ring of same radius about the tangential axis to the plane of the ring। So first of all ये tangential axis कौन सा होता है? So आपने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था तो आपको ये पता है वहां पे कि जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल टू रेडियस होती है और सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है आपकी वहां पे आपको ऐसे मिलती है। सो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सिस कि जो आपके आउटर एज को टच करे और क्या हो डायमीटर के पैरेलल हो। यहाँ पे डायमीटर का एक्सिस होगा, यहाँ पे ऐसे डायमीटर होगा और टेंजेंशियल एक्सिस इसके ही पैरेलल होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा किसके लिए है, डिस्क के लिए। तो डिस्क का अलोंग डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/4 mr²। और जो टेंजेंशियल एक्सिस है आई डी टेंजेंशियल हो जाएगा 1/4 mr² प्लस mr² यानी कि 5/4 mr²। और हमें रेडियस ऑफ जायरेशन निकालनी है तो इस केस में के डी हो जाएगा, इसको जब आप mk² के इक्वल पुट करोगे इट विल बी √5/4 ऑफ आर। ये हो गया डिस्क के लिए। सेम हमें किसके लिए करना है, रिंग के लिए करना है, सर्कुलर रिंग। सो आई रिंग अलोंग डायमीटर होता है 1/2 mr²।
सो आई रिंग अलोंग टेंजेंशियल हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर ऐड करके आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और यहाँ से रेडियस ऑफ जायरेशन आएगा √3/2 ऑफ आर। जब इनका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो मिलेगा डिस्क बाय रिंग इज इक्वल टू √5/4 डिवाइड 3/2, बिकॉज ये भी रूट में है तो हम सब रूट के अंदर ले लेते हैं 3/2, और आर से तो आर कैंसिल हो जाएगा। सो ये 2 यहाँ पे आता है √5/6, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी √5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 particles each of mass m gram are situated at the vertices of an equilateral triangle ABC side L centimeter as shown in the figure. The moment of inertia of the system about line AX, इस लाइन के along हमें moment of inertia निकालना है, perpendicular to AB and in plane of ABC. ABC प्लेन के अंदर लाई करती है इन ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर ये ABC प्लेन के अंदर लाइन करती है और ABC के परपेंडिकुलर है, तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बिकॉज ये तीनों क्या है, पार्टिकल्स हैं, यानी कि पॉइंट पार्टिकल्स मान के चलेंगे इनको, तो आई ऑफ ए तो हो जाएगा m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास ऑफ ए इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि कितना है, बिकॉज जो ए मास है वो तो इसी लाइन पे लाई करता है, तो इसके लिए डिस्टेंस 0 है, तो यानी 0। नाउ कमिंग टू आई बी, मास ऑफ बी इंटू डिस्टेंस, इसका एक्स वाई लाइन से डिस्टेंस है ए बी के इक्वल, सो इट विल बी ए बी का स्क्वायर, जो कि है मास m, ए बी की वैल्यू है l, सो एम एल स्क्वायर। नाउ कमिंग टू आई सी, जो अगर आपको आई सी निकालना है, बिकॉज ये किस टाइप की ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी सारी साइड्स इक्वल है, तो अगर आप यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो आपको ये पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा l/2, और अगर ये वाला डिस्टेंस l/2 है तो ये वाला डिस्टेंस भी l/2 रहेगा। सो आई सी होगा mc इंटू एक्सिस से डिस्टेंस हो गया l/2 का स्क्वायर, सो m l square by 4, एंड यूजिंग दिस अगर आप सबको ऐड कर देते हो तो आई टोटल आ जाएगा ml² प्लस ml² by 4, यानी कि 5/4 ml²। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता कि जो ए बी है इन द प्लेन ऑफ एबीसी है, यहाँ पे लिखा गया है ए बी एबीसी के प्लेन में है, अगर ये लिखा होता है ए बी इज इन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एबीसी, तब उस सिनेरियो में ये जो आपका एक्स वाई लाइन है ये स्क्रीन से बाहर आ रही होती है, ऐसे होती है, समथिंग लाइक कुछ ऐसे आ रही होती है। तो उस सिनेरियो में जो आई ऑफ ए है वो तो पहले भी 0 रहा, इस टाइम भी 0 रहता, बिकॉज एक्सिस इसी पॉइंट से पास हो रहा है, बट अभी जो सी से डिस्टेंस है वो ए सी के इक्वल हो जाता है। तो ये जो अभी l/2 डिस्टेंस निकाला हमने वो अभी l होता, तो उस सिनेरियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता 2ml², जो कि ऑप्शन बी गिवन है। तो ऑप्शन बी कब एप्लीकेबल होगा, जब जो ax है वो होगा परपेंडिकुलर टू ab एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ abc, उस सिनेरियो में 2ml² होगा, एल्स 5/4 ml² आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, a circular disc to be made using iron and aluminium so that it acquires maximum moment of inertia about the geometrical axis. It is possible with aluminium at interior, iron at surrounding, iron at interior, aluminium at surrounding, using iron and aluminium lights at alternate order,
or sheet of iron used at external surface and aluminium sheet as internal layers. नाउ बिकॉज आपको यहाँ से एक डिस्क बनानी है, तो डिस्क की शेप कुछ ऐसे होगी, सर्कुलर शेप। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला कि एल्यूमिनियम का अंदर वाले पार्ट में रखो, ये वाला पार्ट एल्यूमिनियम का हो गया और बाकी का पार्ट आयरन का हो गया, या इसका रिवर्स, या फिर ये बोला गया है कि अल्टरनेट ऑर्डर में लगाए। ये ऐसे हो सकता है कि डिस्क में इतना एल्यूमिनियम हो गया, ये आयरन हो गया, फिर से एल्यूमिनियम, फिर से आयरन, ऐसे लगाया जाए। सो बेसिकली अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करें तो वो होता है एम आर स्क्वायर समथिंग विद के यहाँ पे कोई वैल्यू होगा, 1/2, 2/5 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन शेप, बट बेसिक फॉर्मूला एम आर स्क्वायर से ही आता है, बेसिक नंबर्स हमारे पास। तो मीन्स जितना ये ज्यादा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, बट अगर आर को आप फिक्स कर दो तो डिपेंड करता है मास पे, यानी कि मास ज्यादा होगा तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और अभी हमें ये पता है कि जो आयरन है इट इज हैवियर, आयरन ज्यादा भारी होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, बिकॉज आयरन की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो अगर आप आयरन को बाहर रखते हो, यहाँ पे आयरन रखते हो और अंदर वाले पार्ट में एल्यूमिनियम रखते हो, बिकॉज आयरन ऑलरेडी हैवी है और आपने उसकी रेडियस भी इंक्रीज कर दी उसको बाहर की तरफ रख के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू प्रीवियस केस कि अगर आप आयरन को अंदर रखते हो। बिकॉज अगर आयरन आप बाहर रख रहे हो तो आयरन का मास तो फिक्स है, बट आपने उसकी रेडियस इंक्रीज कर दी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा रेडियस के साथ मास का इफेक्ट भी ज्यादा मिलेगा। सो आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम को अंदर रखना है और आयरन को उसके बाहर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, moment of inertia of a disk of mass m and radius are about an axis which is tangential to the circumference of the disk and parallel to diameter। तो मीन्स अगर ये आपके पास डिस्क है तो आपका जो टेंजेंशियल एक्सिस है वो कुछ ऐसे और डायमीटर के पैरेलल। तो आई ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर होता है 1/4 एम आर स्क्वायर, और अगर आपको टेंजेंशियल के अलोंग निकालना है तो इसमें आप एम आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, angular speed of a wheel of a vehicle is increased from 360 rpm to 1200 rpm in 14 seconds। एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बताना। तो पहले ओमेगा क्या है, ओमेगा इनिशियल 360 आरपीएम, इसका मतलब होगा कि 360/60 रोटेशन पर सेकंड, यानी कि 6 रोटेशन पर सेकंड, और एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 6 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड, ये आ जाता है 12 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइनल क्या होगा, ये है 1200 आरपीएम, तो ये हो जाएगा 1200/60 आरपीएस रोटेशन पर सेकंड, यानी कि 20 रोटेशन पर सेकंड और इक्वल टू 20 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकंड और 40 पाई रेडियन पर सेकंड। नाउ जैसे आपके पास न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ऐसे ही सर्कुलर मोशन में इक्वेशन होगी दैट ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, फाइनल की वैल्यू है 40 पाई, इनिशियल की वैल्यू है 12 पाई प्लस अल्फा, टाइम है 14 सेकेंड। सो अगर हम सॉल्व आउट करें 40 माइनस 12 ये हो जाएगा 28 पाई इज इक्वल टू 14 अल्फा, तो अल्फा आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wheel has angular acceleration of 3 radian per second square and initial angular speed of 2 radian per second, यानी कि ओमेगा इनिशियल गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड एंड अल्फा की वैल्यू गिवन है 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
टाइम गिवन है 2 सेकेंड। तो हमें ये बताना है कि इट हैव रोटेटेड थ्रू एंगल, एंगल बताना है कि कितना रेडियन में एंगल कवर होगा। तो जैसे हमारे पास एस के लिए इक्वेशन होती है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वैसे ही थीटा के लिए इक्वेशन होगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ alpha t square. So omega initial is 2 into 2 plus half 3 2 into 2 cancel out 4 plus 6 is equal to 10 रेडियन। ये पाई रेडियन में नहीं आता, ये ओनली रेडियन में आता है। तो ऑप्शन ए, अगर पाई रेडियन में पूछा जाता कि कितने पाई रेडियन, तो इसको हमें क्या करना पड़ता, पाई से डिवाइड करना पड़ता, कितने पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bob is reeled in a horizontal plane by means of a string with initial speed of omega rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, tension in the string becomes, means यहाँ पे आपका ये सेंटर ऑफ रोटेशन का सेंटर है, एक बोब यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ है, आप मेटल का ऑब्जेक्ट लगा सकते हो कोई, और इसको ऐसे गोल गोल घुमाया जा रहा है सर्कल में। तो जब ये सर्कल में घूम रहा है तो जो ये थ्रेड है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी टी। और यहाँ पे रोटेशन की स्पीड गिवन है ओमेगा। तो ये बिकॉज ये सर्कल में घूम रहा है तो इस पे क्या लगेगा, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो टी की वैल्यू आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर, बैलेंसिंग के हिसाब से ये हो जाएगा एफ सेंट्रीफ्यूगल, जिसकी फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर आर, और जो एफ सी होगा इसके लिए दो फॉर्मूला है आपके पास, एम वी स्क्वायर बाय आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो अभी क्या करते हैं, स्पीड को 2 ओमेगा कर दिया जाता है, तो नई टेंशन हो जाएगी टी डैश इज इक्वल टू एम आर 2 ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि 4 एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर की वैल्यू है टी के इक्वल, सो इट कम्स 4 ऑफ टी, टी डैश न्यू टेंशन इज 4 ऑफ टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 cm is rotating about an axis at the rate of 3 rpm. Torque required to stop after 2 pi of revolution. So सिलेंडर है सॉलिड, मास है 2 kg, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और ओमेगा की वैल्यू गिवन है 3 आरपीएम। सो ओमेगा इनिशियल 3 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, यानी कि 3/60 रोटेशन पर सेकंड, यानी कि 3 इंटू 2 पाई/60 रेडियन पर सेकंड, और यहाँ से आ जाता है पाई/10 रेडियन पर सेकंड। ओके, और ये बोला गया है कि ये रुक जाता है 2 पाई रिवोल्यूशन के बाद। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 पाई रिवोल्यूशन, तो थीटा कितना दिया गया है 2 पाई रिवोल्यूशन, और एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है, 2 पाई कवर होता है, सो इट विल बी 2 पाई इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर रेडियन। ये थीटा की वैल्यू है। इतने थीटा कवर करने के बाद ये रुक जाता है, यानी कि ओमेगा फाइनल हो जाता है 0। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे ही इक्वेशन होगी ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, और यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करें ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 2 अल्फा, और थीटा की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर आ जाता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से अल्फा आ जाता है -1/200
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और हमें कैलकुलेट करना है टॉर्क रिक्वायर्ड। तो टॉर्क होती है आई अल्फा, टॉर्क इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। तो सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 m, जो कि 2 है, और r का स्क्वायर जो कि 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 इंटू 10⁻², इंटू 4 इंटू 10⁻², r का स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई अल्फा। नेगेटिव वैल्यू क्या डिनोट करती है कि हम इसको रोक रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 1/200 जस्ट। तो व्हाट वी डू, इसको हम यहाँ पे 100 पे कट कर सकते हैं 2 से। 4 इंटू 2 8/5, 4 इंटू 4 16, इंटू 2 32/5, 32/5 इंटू ये 10 -4 हो गया, और ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देगा 6.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। और अगर हम कंपेयर करें, आई थिंक वी मेड सम मिस्टेक। सो वी मेड मल्टीपल मिस्टेक यहाँ पे। नंबर 1 मिस्टेक थी कि यहाँ पे जो 4 था ये कैंसिल नहीं हुआ, ओनली पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। सो यहाँ पे ये 4 डाउनवर्ड आएगा, तो ओनली हम 2 लेके आए, 4 हमने छोड़ दिया, तो ये होगा 800 फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यस, माय बैड, ये होगा 800। एंड अगेन ये सॉलिड सिलेंडर है, ना कि सॉलिड स्फीयर, जो कि हमने इसका 2/5 ले लिया। सो सॉलिड स्फीयर का हाफ m r² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो दिस हैज टू बी आल्सो चेंज हाफ, और यहाँ पे होगा 800। सो अब अगर हम करें तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये 4 से 200 पे जाएगा, और इसको भी फिर हम कट कर सकते हैं 200 से 100 पे, और ये कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ये सब चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर ये कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ओनली 2 बचता है, और ये -4, और यहाँ से 100 ऊपर आके फिर से नेगेटिव हो जाएगा, तो -6 न्यूटन मीटर। अब अगर हम कंपेयर करें, तो 2 इंटू 10⁻⁻6, ये दो ऑप्शन सेम है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है शायद, तो यहाँ से हम ऑप्शन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 objects, a solid sphere, a thin circular disc, a thin circular ring, each having same mass and radius r, they all spin with same angular velocity, speed omega, their own symmetric axis, the amount of work required to bring them to rest। so इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जस्ट हम क्या चेक कर सकते हैं, अगर उनके पास इनिशियल स्टार्टिंग एनर्जी ज़्यादा है तो उनको रोकने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जिसके पास एनर्जी कम होगी तो उसको रोकने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज अब वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं और स्पिन कर रहे हैं, तो मीन्स उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वो एज पर मेंशन कि स्पीड सबकी ओमेगा सेम है, तो सबके लिए हाफ भी सेम हो गया, ओमेगा भी सेम हो गया, तो जो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो यहाँ पे एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, और ए है सॉलिड स्फीयर, जो बी है वो है डिस्क, और सी है रिंग। तो जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 m r², डिस्क का हो जाएगा हाफ m r², और रिंग का हो जाएगा m r²। तो एक कंपैरेटिवली लिख सकते हो, दिस इज 0.5 m r², दिस इज m r², एंड दिस इज 0.4 m r²। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, और उसको रोकने के लिए वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रिंग का, फिर डिस्क आती है, और फिर स्फीयर आता है, यानी कि WC सबसे ज्यादा होगा, फिर WB आएगा, और फिर आएगा WA। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
सो विद दिस क्वेश्चन हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली जो हमने आज कवर किया, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आल्सो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, और कोई सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। I try to read all the comments and do whatever the necessary thing to do. And also अगर आपको हमारा चैनल, ये हमारा कंटेंट पसंद आए तो QR कोड स्कैन करके whatever you do आप हमें हेल्प आउट कर सकते हैं। सो विद दिस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड कीप ऑन स्टडी, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, एंड थैंक्स।